आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोबान के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं और इन्हें पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम एक साथ दो अलग अलग फिल्में देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ एक नौजवान है गोबर जो गांव से लखनऊ जाता है और मतलब देखते ही देखते उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और दूसरी तरफ? और दूसरी तरफ है उसी लड़के का परिवार जो गांव में परंपरा और शोषण की चक्की में पिस रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये दो अलग अलग फिल्में नहीं हैं बल्कि एक ही कहानी के दो पहलू हैं और ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हाँ, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब पैसा, परंपरा और विद्रोह आपस में टकराते हैं तो किरदारों की जिंदगी में कैसा भूचाल आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये एक पूरे समाज के बदलने की दास्तान है। तो चलिए लखनऊ वाले गोबर से ही शुरू करते हैं। 1 साल के अंदर ये लड़का इतना बदल कैसे गया? लिखा है कि वो अब महीन धोती पहनता है, पंप शू पहनता है, पान सिगरेट पीता है। तो क्या ये बदलाव सिर्फ कपड़ों तक ही था? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कपड़े और आदतें तो बस सतह पर है। असली बदलाव तो उसकी सोच में आया है। मतलब गांव का गोबर एक सीधा साधा किसान था, लेकिन शहर का गोबर अब एक चतुर छोटा व्यापारी बन गया है, सूदखोर बन गया है। वो दुनियादारी सीख गया है। उसे समझ आ गया है कि इस नई दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, और वो इस ताकत का इस्तेमाल करना भी सीख गया है। वो हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा जहां उसके पुराने मालिक मिर्जा खुर्शीद उससे शराब के लिए कुछ पैसे मांगने आते हैं। हाँ हाँ। गांव का गोबर शायद इज्जत या लिहाज में दे भी देता, पर ये नया गोबर साफ मना कर देता है। और एक और उदाहरण है, अलादीन इक्के वाले के साथ उसकी बातचीत। हाँ, जहां अलादीन उसे सलाह देता है कि अपनी पत्नी झुनिया को शहर ले आओ। हाँ, क्योंकि औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। ये बात गोबर के मन में बैठ जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है। वो परिवार को अब सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ते के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि एक आर्थिक इकाई की तरह देख रहा है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है, वो इतना प्रैक्टिकल हो गया, पैसे कमा रहा है, पर साल भर तक उसने घर एक पैसा नहीं भेजा। क्या ये स्वार्थ नहीं है? देखिए, ये एक जटिल सवाल है और यही प्रेमचंद की खूबी दिखती है। गोबर का किरदार मतलब काला या सफेद नहीं है। एक तरफ वो वाकई स्वार्थी है, वो पैसे को दांत से पकड़ता है। वो गरीबी से इतनी दूर भागना चाहता है कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन दूसरी तरफ जब वो घर जाने का फैसला करता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, वो सबके लिए तोहफे खरीदता है। हाँ, बहनें, पत्नी, बच्चे, सबके लिए। इसका मतलब यह है कि वो परंपरा से पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं वो साफ तौर पर बदल गई हैं। अब उसकी पहली वफादारी अपने भविष्य के प्रति है, अपने अतीत के प्रति नहीं। गोबर की ये तरक्की और भी ज्यादा मायने रखती है जब हम देखते हैं कि ठीक उसी समय गांव में उसके पिता होरी के साथ क्या हो रहा था। वहां कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही थी। बिल्कुल उल्टी। बेटा शहर में अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है और बाप गांव में अपनी जमीन खोकर एक किसान से मजदूर बन गया है। वो भी दाता दीन के खेत में। हाँ हाँ, एक दृश्य है जो दिल दहला देता है। होरी, उसकी पत्नी धनिया और बेटियां खेत में काम कर रहे हैं और दाता दीन उन्हें जानवरों की तरह हाँक रहा है। कहता है पैसे सेंत में नहीं आते, दम मार लेना है तो घर जाके दम लो। ये पढ़कर एक पल के लिए रुकना पड़ता है। एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, वो अब किसी और के खेत में दिहाड़ी पर काम कर रहा है और गालियां सुन रहा है। और इसका अंत तो और भी भयानक होता है। होरी जो महीनों से आधा पेट खा रहा है, भूख और थकान से उसी खेत में बेहोश होकर गिर पड़ता है। और यही वो विरोधाभास है जो इस कहानी की आत्मा है। बेटा उस व्यवस्था से भागकर कामयाब हो रहा है और पिता उसी व्यवस्था में धर्म और मर्यादा के नाम पर पिसता जा रहा है। होरी उस शोषण को अपनी नियति मान रहा है। बिल्कुल, वो उसे स्वीकार कर रहा है, जबकि गोबर वो उसे चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब ये नया बदलावा गोबर गांव वापस लौटता है तो एक तरह से दो दुनियाएं टकराती हैं। शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, वो सबके लिए तोहफे लाया है, सब बहुत खुश हैं, लेकिन फिर उसकी नजर घर की हालत पर पड़ती है। हाँ, वो देखता है कि माँ की साड़ी में पैबंद लगे हैं, बहन की साड़ी फटी हुई है, और तब उसे असलियत का एहसास होता है। शहर की चमक धमक में वो भूल गया था कि गांव में गरीबी कितनी गहरी है। फिर उसका सामना झुनिया से होता है और फिर असली विस्फोट तब होता है जब उसे पता चलता है उस जुर्माने के बारे में। हाँ, कि पंचायत ने 80 रुपए का जुर्माना लगाया था और भोला नाम का आदमी गुस्से में उनके बैल खोल कर ले गया था। और यहाँ गोबर का वो शहर वाला रूप सामने आता है। बिल्कुल,
पैसे और आत्मविश्वास की गर्मी साफ दिखती है। वो गुस्से में कहता है, उनकी ये मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाएं, ये डाका है। वो इसे अन्याय के रूप में देखता है, नियति के रूप में नहीं, और वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। यहीं से विद्रोह की असली कहानी शुरू होती है और ये विद्रोह बहुत दिलचस्प तरीके से सामने आता है। होली का त्योहार इसका मंच बनता है। हाँ, ये तो कमाल का हिस्सा है। गांव में हमेशा से होली का मुख्य जश्न मुखिया नोखेराम की चौपाल पर होता था, मतलब सत्ता का केंद्र। सही है। इस बार गोबर अपने दरवाजे पर उससे भी बड़ा जश्न रखता है। भंग में केसर और बादाम मिलाए जा रहे हैं। सारे नौजवान मुखिया की चौपाल छोड़कर गोबर के यहाँ जमा हो जाते हैं। ये तो सीधी सीधी सत्ता को चुनौती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली हमला तो वो स्वांग यानी नकल के जरिए करता है। हाँ, गोबर के साथ ही गांव के बड़े बड़े शोषकों की नकल उतारकर उनका मजाक उड़ाते हैं। साहूकार झिंगुरी सिंह, पटवारी पटेश्वरी और पंडित दाता दीन। और वो एक नकल तो कमाल की है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे ठाकुर साहब किसान को 10 रुपए का दस्तावेज लिखवाकर हाथ में सिर्फ 5 रुपए देते हैं। और जब किसान पूछता है कि बाकी के 5 कहाँ गए, तो उसे समझाया जाता है नजराना, तहरीर, दस्तूरी, सूद। और फिर डांटकर कहा जाता है 5 नगद और 5 कटकर, हो गए ना 10। तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये गांव के दबे कुचले लोगों का अपना सोशल मीडिया ट्रायल करने का तरीका था। एक तरह का बदला। बिल्कुल, एक कल्पना में लिया गया बदला। गोबर ने शहर में सीखा है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उसने गांव की सत्ता को उन्हीं के लोगों के सामने उन्हीं की भाषा में बेनकाब कर दिया। उसने डर की दीवार तोड़ दी। और इसके बाद वो सिर्फ मजाक तक नहीं रुकता, वो सीधे सीधे भिड़ जाता है। हाँ, पहले दाता दीन से, फिर नोखेराम से। उसने गांव के डर के समीकरण को ही बदल दिया। कैसे? जब दाता दीन अपने कर्ज का सूद मांगने आता है तो होरी डर के मारे उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन गोबर हिसाब की किताब खोलकर बैठ जाता है। वो साफ कहता है कि मैं 1 रुपया सैकड़ा से ज्यादा ब्याज नहीं दूंगा, जो उस जमाने में सरकारी दर थी। हाँ, वो तर्क का इस्तेमाल करता है, धर्म या डर का नहीं। वो कहता है ये महाजनी नहीं है, खून चूसना है। और नोखेराम के साथ भी यही होता है। बिल्कुल, जब नोखेराम लगान की रसीद दिए बिना और पैसे मांगता है तो गोबर उसे शहर में राय साहब तक पहुंचने की धमकी देता है। वो कहता है राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव के लोग उन्हें हवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। ये शहर से लाया हुआ आत्मविश्वास है। उसे पता है कि अब वो अकेला और कमजोर नहीं है। और यहीं पिता और पुत्र का फर्क सबसे साफ नजर आता है। होरी परंपरा के बोझ तले दबा है, गोबर तर्क की भाषा बोलता है। ये टकराव तब अपने चरम पर पहुंचता है जब गोबर की अपनी माँ धनिया से बहस होती है। धनिया उसे परिवार के कर्ज और जिम्मेदारियों का वास्ता देती है। और गोबर का जवाब वो आज की पीढ़ी की आवाज जैसा लगता है। वो कहता है जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए है। बहुत बड़ी बात है ये। वो साफ कर देता है कि वो अपने माँ बाप द्वारा खोदी गई कर्ज की इस खाई में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। ये व्यक्तिवाद की घोषणा है, सामूहिक कर्तव्य के खिलाफ। गोबर पैसे की ताकत शहर में सीख रहा था, लेकिन ये पैसा सिर्फ गरीबों को ही नहीं, अमीरों को भी अपने जाल में फंसा रहा था। हाँ, राय साहब की कहानी भी एक तरह से इसी पैसे और दिखावे के कर्ज की कहानी है। बिल्कुल, ये एक और दिलचस्प पहलू है। हम सोचते हैं कि शोषण सिर्फ गरीबों का होता है, लेकिन यहाँ जमींदार राय साहब भी फंसे हैं। बेटी की शादी करनी है, जायदाद का मुकदमा चल रहा है और चुनाव भी लड़ना है। हर तरफ से पैसे की जरूरत है। और शहर का अमीर वर्ग गांव के महाजनों से भी ज्यादा बेरहम है। वहां रिश्ते नहीं है, सिर्फ सौदे होते हैं। बिल्कुल। मिस्टर खन्ना, जो राय साहब के दोस्त और बैंकर हैं, उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन अपना कमीशन तय करने के बाद वो साफ कहते हैं व्यापार में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। हर चीज की एक कीमत है। हाँ, और दिखावे की कीमत तो सबसे ज्यादा है। एक सीन है जहां महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है। हाँ, राय साहब देखते हैं कि उनके राजनीतिक दुश्मन राजा सूर्य प्रताप सिंह ने 5,000 रुपए दिए हैं। और अब अपनी इज्जत बचाने के लिए आर्थिक तंगी के बावजूद राय साहब को भी 5,000 का चंदा देना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। होरी अपनी मर्यादा बचाने के लिए कर्ज लेता है और राय साहब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए। दोनों ही एक तरह के कर्जली जाल में फंसे हैं, बस दाव अलग अलग है। इससे पता चलता है कि ये नई पूंजीवादी व्यवस्था किसी को नहीं बख्शती। तो एक तरफ पैसे और सत्ता का ये खेल चल रहा है और दूसरी तरफ गांव में कहानी एक और भी ज्यादा विस्फोटक मोड़ ले लेती है। बिल्कुल। यहाँ संघर्ष अब सिर्फ अमीर और गरीब का नहीं, बल्कि जाति और धर्म का है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण मातादीन और चमार जाति की सिलिया के रिश्ते की।
यहाँ पाखंड अपनी सारी हदों को पार कर जाता है। दाता दीन का बेटा माता दीन सिलिया के साथ रहता है, उसका शारीरिक शोषण करता है, उससे अपने घर और खेत का सारा काम करवाता है, लेकिन उसे अपनी किसी चीज को छूने तक नहीं देता, क्योंकि छूने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर वो घटना होती है जब माता दीन सिर्फ 2 पैसे के रंग के लिए भरी बाजार में सिलिया को अपमानित करता है। और ये अपमान सिर्फ सिलिया का नहीं था, ये उसके पूरे समुदाय का था। और इस बार समुदाय ने चुप रहने से इनकार कर दिया। ये कहानी का सबसे नाटकीय और हिंसक विद्रोह है। हाँ, सिलिया का परिवार और उसकी बिरादरी के लोग मिलकर माता दीन को घेर लेते हैं। उसे मारते पीटते नहीं, बल्कि उसकी सत्ता के प्रतीक पर हमला करते हैं। वो जबरदस्ती उसके मुंह में हड्डी का एक टुकड़ा डाल देते हैं, जिससे उसका धर्म और उसकी जातीय श्रेष्ठता दोनों एक ही पल में भ्रष्ट हो जाते हैं। वो जनेऊ तोड़ देते हैं, जो उसकी ब्राह्मण पहचान का प्रतीक था। ये एक सिंबॉलिक एक्ट ऑफ रिबेलियन है। उन्होंने उसके शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर चोट की है। और सबसे हैरान करने वाली बात गांव वालों की चुप्पी है। सब देखते रहते हैं, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आता। मतलब मन ही मन सब खुश थे। बिल्कुल, सब माता दीन के व्यवहार से परेशान थे। ये दिखाता है कि जब व्यवस्था न्याय देने में नाकाम हो जाती है, तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ये एक दमित समुदाय का सदियों के अपमान का जवाब था। लेकिन इस विद्रोह की सबसे बड़ी कीमत सीलिया को ही चुकानी पड़ती है। हाँ, माता दीन उसे ठुकरा देता है, कहता है मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, और उसका अपना परिवार भी उसे पीट कर छोड़ जाता है। वो दोनों तरफ से अकेली पड़ जाती है। और यहीं धनिया का किरदार एक रोशनी की तरह उभरता है। वो धनिया जो खुद गरीबी और शोषण की मारी हुई है, वो सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना सीलिया को अपने घर में पनाह देती है। वो कहती है बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे। एक औरत दूसरी औरत के दुख को समझकर पूरी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये शहर के उन अमीर लोगों के हिसाब किताब वाले रिश्तों से कितना अलग है। यहाँ मानवता सौदेबाजी से ऊपर है। तो अगर हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो टूट रहा है और बदल रहा है। हाँ, पुरानी सामंती व्यवस्था जो धर्म और परंपरा पर टिकी थी, ढह रही है। और उसकी जगह एक नई व्यक्तिवादी पैसे पर आधारित सोच ले रही है, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक गोबर है। और हमने विद्रोह के भी कितने अलग अलग रूप देखे। गोबर का विद्रोह दिमागी और आर्थिक है। वो शहर के तर्क का इस्तेमाल गांव के डर से लड़ने के लिए करता है। गांव वालों का होली का स्वांग एक सांस्कृतिक और व्यंग्यात्मक विद्रोह है। और सीलिया की बिरादरी का विद्रोह वो जाति व्यवस्था पर एक सीधा शारीरिक हमला है। हर कोई अपने तरीके से सड़ चुकी व्यवस्था से लड़ रहा है, कोई दिमाग से, कोई कला से, कोई ताकत से, और कोई धनिया की तरह सिर्फ अपनी इंसानियत से। ये सारे विद्रोह मिलकर ही उस बदलाव की कहानी कहते हैं जिससे समाज गुजर रहा था। इन अंशों को पढ़ने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। गोबर ने शहर के नियमों का इस्तेमाल गांव की व्यवस्था को तोड़ने के लिए किया। सीलिया की बिरादरी ने जब देखा कि धर्म और समाज दोनों उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने शारीरिक बल का प्रयोग किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब न्याय और बराबरी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो विद्रोह का कौन सा रूप अपनाना जायज है या शायद जरूरी हो जाता है। तो आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने है मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्य गोदान। अब जो लोग इस उपन्यास को जानते हैं उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती पूरी दुनिया है, मर्यादा। आज हम इसी मर्यादा शब्द की चीरफाड़ करने वाले। ये एक शब्द होरी के लिए क्या मायने रखता है, उसकी पत्नी धनिया के लिए क्या, और शहर में अपनी पहचान खोज रहे उसके बेटे गोबर के लिए इसका क्या मतलब है। बिल्कुल, और यही तो प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि मर्यादा या सम्मान कोई एक ठोस चीज नहीं है, ये एक ऐसा धागा है जिससे पूरा समाज बंधा हुआ है, लेकिन हर कोई इसे अपनी अपनी तरह से खींच रहा है। किसी के लिए ये बेटे के ब्याह में दिए जाने वाले दान दहेज में है, तो किसी के लिए ये अपने पति पर अधिकार में। हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि इस एक शब्द की रक्षा करने में इंसान क्या क्या खो देता है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। मिलिए होरी से, एक ऐसा किसान जिसकी आत्मा जमीन में बसती है, पर जिसका दिमाग एक ही चिंता में उलझा हुआ है। 17 साल की बेटी सोना का ब्याह। हाथ में पैसे नहीं है, लेकिन बिरादरी में नाक ऊंची रखनी है। उसकी पत्नी धनिया का साफ हिसाब है, कम से कम 200-250 रुपए लगेंगे, क्योंकि झुनिया के बिना ब्याह के घर आ जाने से पहले ही उनकी इज्जत पर बट्टा लग चुका है। और यहीं पर प्रेमचंद आपको 1930 के दशक के भारत के उस यथार्थ से सीधा टकराते हैं, जिसे साहित्यिक भाषा में यथार्थवाद कहते हैं।
ये सिर्फ होरी का दुख नहीं है, ये उस दौर के हर उस किसान की कहानी है जो कर्ज, सामंतवाद और सामाजिक दबावों के पाटों के बीच पिस रहा था। होरी के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी जमीन का टुकड़ा बेचे जो उसकी आत्मा का हिस्सा है, या फिर कुश कन्या दान कर दे। और ये कुश कन्या क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब बेटी को बिना किसी दान दहेज के बस हाथ में कुश या घास का तिनका देकर विदा कर देना। हाँ, और होरी के लिए ये मौत से भी बदतर है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं, ये उसके अस्तित्व का संकट है। अगर उसने बेटी को यूं ही विदा कर दिया तो समाज में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो किसान ही क्या, जिसकी अपनी कोई मर्यादा ना हो। यही जमीन और मर्यादा दोनों किसान के लिए एक ही चीज बन जाती हैं, उसका स्वाभिमान। तो इसी उधेड़बुन के बीच होरी पैसे का जुगाड़ करने दुलारी सहुआइन के पास पहुंचता है, और इन दोनों के बीच की बातचीत कमाल की है। दुलारी पहले तो अपने दुखड़े रोती है, लेकिन फिर होरी को पैसे देने के लिए मान जाती है, पर साथ में एक चेतावनी भी देती है। गांव के बड़े आदमियों के लड़कों से सोना को बचा के रखना, और पंडित दातादीन से भी, जो होरी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि उसने नीची जाति की सीलिया को घर में पनाह दी है। दुलारी का किरदार प्रेमचंद की कलम का जादू है। वो सूदखोर है, बनिया है, लेकिन साथ ही गांव की नब्ज पहचानने वाली एक समझदार औरत भी है। वो जानती है कि गांव की सत्ता कैसे चलती है और कौन किसके खिलाफ है। वो एक तरह से सामाजिक कमेंटेटर है, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब ये बात सोना को पता चलती है। हाँ, ये कहानी का एक बेहतरीन पल है। सोना को जब पता चलता है कि उसके ब्याह के लिए माँ बाप कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं, तो वो विद्रोह कर देती है। वो अपनी सहेली सिलिया से कहती है, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। और वो सिर्फ कहती नहीं है, वो अपने मंगेतर मथुरा को संदेश भिजवाती है कि अगर उसने दहेज लिया तो वो गोमती नदी में डूब मरेगी, पर उससे ब्याह नहीं करेगी। सोचिए, उस दौर में एक गांव की लड़की का ये साहस, ये असाधारण है। प्रेमचंद यहाँ समाज में आ रहे एक मौन बदलाव की आहट दिखा रहे हैं। ये नई पीढ़ी है जो पुरानी रूढ़ियों पर सवाल उठा रही है। सोना की मर्यादा अपने माँ बाप को कर्ज से बचाने में है, न कि दान दहेज के दिखावे में। और इस संदेश का असर भी बड़ा नाटकीय होता है। होरी अपने लालची बाप से लड़ता है, मार खाता है, और आखिर में उसके पिता गौरी महतो खत भेजते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की दे दें। होरी तो खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन धनिया का जवाब सुन के मैं तो हैरान रह गया। वो कहती है, संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुलमर्जाद नहीं छोड़ा जाता। और वो फिर से दहेज देने की बात करने लगती है। ये विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन ये असल में मर्यादा के मनोविज्ञान की गहरी परतें खोलता है। जब तक गौरी महतो अकड़ दिखा रहे थे, धनिया लड़ने को तैयार थी। वो कहती थी, हम अपनी लड़की को कुएं में धकेल देंगे, पर उनके हाथ न बेचेंगे। लेकिन जैसे ही सामने वाला झुक गया, धनिया की सामाजिक प्रतिष्ठा जाग उठी। अब बात बराबरी की नहीं, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने की हो गई। ये ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि सलाम का जवाब दुशाला से देने वाली मानसिकता है। अपनी नाक ऊंची रखनी है, चाहे कर्ज लेकर ही क्यों न रखनी पड़े। अच्छा, और जब गांव में होरी अपनी बेटी की मर्यादा बचाने के लिए इस दलदल में धंस रहा था, तो वहीं शहर में उसका बेटा गोबर एक अलग ही तरह की मर्यादा की लड़ाई लड़ रहा था, अपनी पहचान और अस्तित्व की। बिल्कुल, गोबर गांव की सामंती व्यवस्था से भागकर शहर तो आ गया, लेकिन शहर ने उसे क्या दिया? एक गंदी छोटी सी कोठरी, अकेलापन और हताशा। गांव में लड़ाई झगड़े थे, पर कोई अकेला नहीं था। शहर की भीड़ में गोबर और झुनिया बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, और ये हताशा, ये हिंसा बनकर निकलती है। गोबर, जो गांव में विद्रोह का प्रतीक था, शहर में आकर अपनी गर्भवती पत्नी को पीटने वाला एक कमजोर आदमी बन जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है। उनके पहले बच्चे की मौत हो जाती है और गोबर पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। लेकिन फिर चुईया नाम की एक पड़ोसन सामने आती है जो झुनिया की मदद करती है, और वो चमत्कार होता है जहां बच्चे को दूध पिलाने के लिए सालों बाद चुईया के स्तनों में दूध उतर आता है। ये प्रेमचंद का मानवतावाद है। वो दिखाते हैं कि जहां व्यवस्था और समाज फेल हो जाते हैं, वहां इंसानियत की एक छोटी सी किरण उम्मीद बनकर आती है। चूहिया का किरदार निस्वार्थ मदद का प्रतीक है, लेकिन कहानी गोबर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती है। वो शक्कर मिल में मजदूर बनता है और वहां हड़ताल हो जाती है, और इस हड़ताल में गोबर हीरो बनने की कोशिश करता है, मजदूरों का नेता बनता है, लेकिन एक झड़प में बुरी तरह घायल हो जाता है
और यहीं से कहानी का पासा पलटता है। सही कहा। यही रिश्ते का जो शक्ति संतुलन है वो बदल जाता है। जब गोबर ताकतवर था तो वो अत्याचारी था। जब वो बिस्तर पर लाचार और असहाय पड़ा है तो जूनिया की असली ताकत सामने आती है। वो घास छीलकर घर चलाती है, गोबर की सेवा करती है। अब गोबर उस पर निर्भर है। सेवा और त्याग के जरिए जूनिया अपनी खोई हुई पहचान और खुशी फिर से पाती है। लेकिन क्या प्रेमचंद ये भी नहीं कह रहे कि एक औरत को अपनी पहचान और खुशी पाने के लिए एक पुरुष के टूटने का इंतजार करना पड़ता है? क्या ये अपने आप में एक दुखद सच्चाई नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब हाँ है। प्रेमचंद समाज पर बहुत तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि उस पितृसत्तात्मक ढांचे में औरत की शक्ति अक्सर पुरुष की कमजोरी से ही उभर कर सामने आती है। जुनिया का ये उल्लास और आत्मविश्वास उसकी अपनी आज़ादी का नतीजा कम और गोबर पर मिली एक तरह की नैतिक विजय का ज्यादा है। इसी हड़ताल का एक दूसरा सिरा भी है मिल के मालिक मिस्टर खन्ना, जो खुद को बड़ा प्रगतिशील और जनता का सेवक समझते हैं, लेकिन मजदूरों को उनका हक देने को तैयार नहीं। और ये सिर्फ खन्ना की कहानी नहीं है, ये प्रेमचंद का पूरे पूंजीवादी ढांचे पर सवाल है। वो दिखा रहे हैं कि मुनाफे पर टिकी व्यवस्था कितनी खोखली है। खन्ना दार्शनिक डॉक्टर मेहता से सलाह लेते हैं और मेहता उन्हें आईना दिखा देते हैं। आप उनकी रोटियां छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं। तभी खबर आती है कि मिल में आग लग गई है। खन्ना का सब कुछ खत्म, वो दिवालिया हो जाते हैं। जब तक पैसा है तब तक सब है, पैसा गया तो खन्ना आत्महत्या करने की सोचते हैं। और यही उपन्यास अपने दार्शनिक शिखर पर पहुंचता है। खन्ना को सांत्वना कौन देता है? उनकी पत्नी गोविंदी, वो महिला जिसे खन्ना ने हमेशा उपेक्षित किया, जिसके प्रेम को कभी समझा नहीं। गोविंदी कहती है, धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। ये एक वाक्य पूरे उपन्यास का सार है। असली गोदान शायद यही है, भौतिक चीजों का दान करके अपनी आत्मा को पाना। गोविंदी का किरदार एक मूक पात्र से उठकर कहानी की नैतिक आवाज बन जाता है। अच्छा, कहानी में एक और समानांतर धारा चल रही है, गांव में भोला और उसकी जवान पत्नी नौहरी की। ये भी सत्ता और शोषण की एक अलग ही कहानी है। हाँ, और ये दिखाती है कि शोषण सिर्फ वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है, ये रिश्तों के भीतर उतनी ही क्रूरता से मौजूद है। भोला को उसका बेटा घर से निकाल देता है और वो गांव के मुखिया नोखेराम के यहाँ नौकर लग जाता है। लेकिन असली खिलाड़ी तो नोहरी निकलती है। वो अपनी जवानी और चालाकी का इस्तेमाल करके नोखेराम को अपने वश में कर लेती है। कल तक जो बेसहारा थी, आज वो पूरे गांव पर राज कर रही है। भोला उसके लिए कैदी से ज्यादा कुछ नहीं। नोहरी का किरदार एक तरह से गोबर का स्त्री रूप है ना? दोनों ही अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। क्या बेहतरीन कनेक्शन है। बिल्कुल। दोनों ही व्यवस्था के सताए हुए हैं और जब उन्हें मौका मिलता है तो वो खुद शोषक बन जाते हैं। प्रेमचंद यहाँ कोई आसान जवाब नहीं देते। वो दिखाते हैं कि शक्ति कैसे चरित्र को भ्रष्ट करती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। और अब हम कहानी के सबसे दुखद, शायद सबसे दिल तोड़ने वाले हिस्से पर आते हैं। कहानी वापस गांव लौटती है। पंडित माता दीन, जिसने सिलिया का शोषण किया था, बीमार पड़ता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो होरी के हाथों सिलिया के लिए 2 रुपए भिजवाता है। सिलिया के लिए ये 2 रुपए नहीं, उसके सम्मान की वापसी है। वो इस खुशी को बांटना चाहती है। किसके साथ? अपनी सबसे करीबी सहेली सोना के साथ। वो रात के अंधेरे में उफनती हुई नदी तैरकर सोना के गांव पहुंचती है, सिर्फ ये खुशखबरी सुनाने के लिए। लेकिन वहां जो होता है वो रिश्तों के खोखलेपन को उजागर कर देता है। सोना का पति मथुरा सिलिया के साथ छेड़खानी की कोशिश करता है और सोना ये देख लेती है। और यहीं सोना की मर्यादा का रूप बदल जाता है। अब उसकी मर्यादा अपने पति पर एकाधिकार में है। वो सिलिया पर विश्वास करने के बजाय उस पर अपने पति को डोरे डालने का इल्जाम लगाती है। वो उसे हरजाई बिस्वा कहती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को घर से निकाल देती है। एक दोस्ती जो शायद उन दोनों का सबसे बड़ा सहारा थी, शक की भेंट चढ़ जाती है। जो सिलिया खुशी का सागर लेकर आई थी, वो अपमान के अंधेरे में डूबकर लौट जाती है। ये पढ़कर सच में बहुत तकलीफ होती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद यही दिखा रहे हैं, मर्यादा का विचार कितना खतरनाक हो सकता है। होरी के लिए ये दान दहेज में थी, सोना के लिए माँ बाप को कर्ज से बचाने में, धनिया के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा में, और अंत
अंत में वही सोना अपनी मर्यादा को पति पर अधिकार और शक में तब्दील कर देती है। एक मर्यादा को बचाने के लिए वो दोस्ती और इंसानियत की मर्यादा को तोड़ देती है। तो इन सभी किरदारों और कहानियों को देखने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, गोदान हमें क्या सिखाता है? क्या ये सिर्फ एक किसान के मरने की कहानी है? इतिहास के अंत में होरी मर जाता है, लेकिन उसकी मौत से पहले पंडित दातादीन उसकी पत्नी धन्या से कहते हैं, गाय का दान कराओ, यही गोदान इसकी सद्गति करेगा। और धनिया अपनी साड़ी का आंचल फैलाकर कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। वो कुछ आने पैसे पंडित के हाथ पर रख देती है। ये एक विडंबना है, एक क्रूर मजाक है। जिस किसान की पूरी जिंदगी एक गाय की अभिलाषा में बीत गई, वो बिना गाय के मर गया, उसकी मर्यादा अधूरी रह गई। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। समाज जिन मर्यादाओं और सम्मान के पैमानों को हमारे लिए तय करता है, क्या उन्हें आंख मूंदकर निभाते रहने की कोशिश में हम अक्सर उस ज्यादा गहरी, ज्यादा जरूरी चीज को नहीं खो देते जिसे हम इंसानियत कहते हैं? सोचने के लिए बहुत कुछ है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक आईना है जिसमें आप कह सकते हैं 1930 के दशक का हिंदुस्तान सांस लेता है। हमारे सामने जो अंश हैं वो हमें दो अलग अलग दुनियाओं में ले जाते हैं। एक तरफ लखनऊ की चमक दमक, जहाँ राय साहब जैसे ताल्लुकदार हैं, डॉक्टर मेहता और मिस मालती जैसी हस्तियां हैं, जो अपने आदर्शों और अपनी महत्वाकांक्षाओं से एक तरह से जूझ रहे हैं। और दूसरी तरफ है बिलारी गांव की धूल मिट्टी, जहाँ होरी नाम का एक किसान अपनी मुट्ठी भर जमीन और उससे जुड़ी इज्जत को बचाने के लिए जिंदगी से लड़ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों दुनियाएं अलग होकर भी कहीं ना कहीं एक ही धागे से बंधी हैं। बिल्कुल। और वो धागा क्या है? शायद मर्यादा या गरिमा का। तो आज की इस पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेमचंद के भारत में एक आम इंसान के लिए इस गरिमा का असल मतलब क्या था, चाहे वो शहर के आलीशान बंगले में हो या गांव के टूटे फूटे झोपड़े में। हाँ, और ये भी देखेंगे कि इस मर्यादा को बचाने की कीमत कौन और कैसे चुकाता है। बिल्कुल। तो चलिए पहले शहर से ही शुरू करते हैं। कहानी के इस हिस्से की शुरुआत होती है राय साहब अमरपाल सिंह से, और ऐसा लगता है कि उनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। हाँ, बिल्कुल, मुकदमा जीत लिया है, होम मेंबर बन गए हैं, अंग्रेजी हुकूमत से राजा की पदवी भी मिल गई है। मतलब चारों तरफ वाहवाही हो रही है। हाँ, सतह पर तो यही लगता है कि राय साहब ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसका कोई भी सपना देख सकता है, पैसा, पावर, प्रेस्टीज। लेकिन प्रेमचंद यहाँ एक बहुत गहरा कटाक्ष कर रहे हैं। राय साहब की ये सारी सफलता ये बाहरी है, एक तरह का दिखावा। उनकी असली दुनिया तो मतलब उनके अपने घर की चारदीवारी में है, जो अब ढहने लगी है। और ये ढहती है उनके अपने बच्चों के हाथों। उनका बेटा रुद्रपाल, जो बिल्कुल आदर्शवादी है, हाँ, वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी दुश्मन की बेटी से शादी करने से साफ मना कर देता है। वो तो मालती की बहन सरोज से प्यार करता है और उससे शादी कर लेता है। राय साहब के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, उनकी सामंती शान पर सीधी चोट। बिल्कुल, राय साहब के लिए ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल अलायंस थी, अपनी ताकत और बढ़ाने का एक जरिया। सही बात है। लेकिन उनके बेटे के लिए ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम का मामला था। यहीं पर वो दो पीढ़ियों का टकराव साफ दिखता है। हाँ, एक तरफ राय साहब की सामंती मर्यादा है और दूसरी तरफ उनके बच्चों की आधुनिक सोच, जो व्यक्तिगत खुशी को सबसे ऊपर रखती है। और बात सिर्फ बेटे पर ही नहीं रुकती। नहीं, उनकी बेटी मीनाक्षी की कहानी तो और भी नाटकीय है। हाँ, उन्होंने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की थी, लेकिन उसका पति दिग्विजय सिंह वो शराबी और अय्याश निकलता है। और मीनाक्षी कोई चुपचाप सहने वाली महिला नहीं है। वो अपने पति को हंटर से पीटती है और उस पर गुजारे के लिए मुकदमा कर देती है। सोचे जरा, उस जमाने में एक ऊंचे घराने की औरत का ऐसा कदम उठाना एक बहुत बड़ा विद्रोह रहा होगा। राय साहब का बनाया हुआ वो सुख का स्वर्ग उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तो एक तरह से जिस मर्यादा को राय साहब समाज में खोज रहे थे, वो अपने ही परिवार में नहीं बचा पाए। उनकी सफलता कितनी खोखली थी ये साफ हो जाता है। यही तो प्रेमचंद की खूबी है। वो दिखाते हैं कि बाहरी सफलता, पदवी और जायदाद भीतरी शांति और पारिवारिक सुख की गारंटी नहीं दे सकती। राय साहब की त्रासदी यही है कि वो अंत तक ये समझ ही नहीं पाते कि असली गरिमा पदवी में नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और सम्मान देने में है। राय साहब की ये पारिवारिक त्रासदी हमें दिखाती है कि बाहरी सफलता कितनी खोखली हो सकती है।
और इसी शहर में एक और रिश्ता है जो इसी बाहरी और भीतरी दुनिया के द्वंद्व से जूझ रहा है। डॉक्टर मेहता और मिस मालती का। हाँ, मालती का किरदार तो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। शुरू में वो इंग्लैंड से लौटी एक तितली जैसी लगती हैं, पार्टियों की शान, शौकीन और थोड़ी सतही। हाँ, शुरुआत में मालती आधुनिकता का एक प्रतीक लगती हैं, लेकिन वो आधुनिकता सिर्फ कपड़ों और तौर तरीकों तक ही सीमित है। सही। उनके अंदर की इंसानियत और गहराई अभी सोई हुई है। डॉक्टर मेहता, जो एक दार्शनिक हैं, विचारक हैं, वो उन्हें लगातार इस बात के लिए टोकते रहते हैं। वो उन्हें चुनौती देते हैं कि उनकी सुंदरता और शिक्षा का असली मूल्य क्या है अगर वो समाज की किसी काम ना आए। बिल्कुल। और फिर हम देखते हैं कि मालती का धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। वो मेहता के साथ गांव जाती हैं, किसानों की तकलीफों को अपनी आंखों से देखती हैं, और ये अनुभव उन्हें झकझोर देता है। उनका ये बदलाव सिर्फ एक बौद्धिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जागृति है। हाँ, और ये तब और गहरा होता है जब वो खन्ना साहब के दिवालिया होने पर उनके बिखरते परिवार को संभालती हैं, या जब वो शहर भागे हुए गोबर के बीमार बेटे मंगल की देखभाल करती हैं। रात भर जागकर उस बच्ची की सेवा करती हैं। सोचिए, ये वही मालती हैं जो पहले 500 रुपए की फीस लेकर भी किसी मरीज के सिरहाने रात भर रुकना अपनी शान के खिलाफ समझती थीं। उनके अंदर का वो सेवा भाव और मातृत्व वो अब जाग चुका था। इसी रिश्ते का एक सबसे यादगार पल है जब मेहता और मालती नदी में नाव पर होते हैं और प्रेम पर बहस करते हैं। मेहता का नजरिया बड़ा अजीब है। हाँ, वो प्रेम को एक खूंखार शेर कहते हैं जो अपने शिकार पर किसी और की नजर तक नहीं पड़ने देता। एक तरह का अधिकारवादी पाशविक प्रेम। ये उस दौर के मर्दों की सोच को दिखाता है, बिल्कुल, और इसीलिए मालती का जवाब इतना क्रांतिकारी हो जाता है। वो इस विचार को सिरे से खारिज कर देती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि प्रेम तो आत्मा की चीज है, एक संपूर्ण आत्मसमर्पण जहां शक, हिंसा या अधिकार की कोई जगह ही नहीं हो सकती। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं है। नहीं, ये दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ पुरुषवादी अधिकार है और दूसरे तरफ सेवा और समर्पण पर आधारित एक स्त्रीवादी नजरिया। और इसी बहस के बाद उनका रिश्ता एक नई दिशा लेता है। मालती मेहता के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। हाँ, और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही साहसिक फैसला था। वो कहती हैं कि वो पत्नी बनकर प्रेम को संकीर्ण नहीं बनाना चाहती, बल्कि वो एक दोस्त, एक सहकर्मी बनकर उनके साथ मानवता की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने ग्लैमर और निजी सुख के ऊपर सेवा और सामाजिक कर्तव्य को चुना। उनका ये फैसला उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को मुकम्मल करता है। वो बाहरी सुंदरता से भीतरी गरिमा की ओर सफर पूरा करती हैं। शहर में जहां मेहता और मालती प्रेम और सेवा के दार्शनिक पहलू पर बहस कर रहे हैं, वहीं गांव में इन शब्दों के कोई मायने नहीं है। वहां तो बस अस्तित्व की लड़ाई है। चलिए अब होरी की दुनिया में लौटते हैं, जहां एक गाय की चाहत जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। और होरी की ये हालत कोई अकेली कहानी नहीं थी। ये 1930 के दशक के भारत का सच था, जब जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के लगान ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो उस दौर के करोड़ों किसानों की आवाज बन रहे थे। कहानी के इस मोड़ पर होरी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। 3 साल से लगान नहीं चुका पाया है। जमींदार नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया है। उसकी वो 3 बीघे जमीन जो उसके बाप दादों की आखिरी निशानी है, अब हाथ से जाने वाली है। और ये जमीन उसके लिए सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, उसकी मर्यादा है। बिल्कुल। और इसी बेबसी के आलम में गांव का महाजन और पंडित दातादीन एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है जो होरी की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। वो होरी को जमीन बचाने के लिए 200 रुपए देने का ऑफर देता है, लेकिन एक शर्त पर। और शर्त ये कि होरी अपनी छोटी और जवान बेटी रूपा की शादी एक अधेड़ और विधुर राम सेवक महतो से कर दे। ये सुनकर तो होरी पर जैसे बिजली गिर जाती है। आप उस शव पर कल्पना कीजिए, होरी जिसने पूरी जिंदगी धर्म और मर्यादा के लिए जी, जिसने कभी सिर नहीं झुकाया, आज उसी को अपनी बेटी का सौदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। प्रेमचंद लिखते हैं कि अपमान से उसका सिर झुक गया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। वो जानता है कि ये अधर्म है, लेकिन अपनी जमीन, अपनी मर्यादा को बचाने के मोह में वो आखिरकार इस सौदे के लिए हाँ कर देता है। यहाँ गरीबी का कितना क्रूर चेहरा दिखता है। वो इंसान से सिर्फ रोटी ही नहीं छीनती, बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करने की ताकत भी छीन लेती है। यही गोदान का सबसे शक्तिशाली संदेश है। हाँ, होरी का ये निर्णय दिखाता है कि व्यवस्था की चक्की में पिसता हुआ इंसान किस हद तक टूट सकता है।
उसकी मर्यादा बचाने की कोशिश ही उसे सबसे अनैतिक काम करने पर मजबूर कर देती है। शहर में राय साहब अपनी झूठी शान के लिए हारते हैं और गांव में होरी अपनी जमीन के लिए। दोनों ही अपनी अपनी मर्यादा के कैदी हैं। इसी गांव में सामाजिक बंधनों की एक और कहानी चल रही है, माता दीन और सिलिया की। हाँ, माता दीन जो पंडित दाता दीन का बेटा है, एक ब्राह्मण है, और उसे एक चमारिन सिलिया से प्यार हो जाता है। और इस अधर्म की सजा उसे तुरंत मिलती है। सिलिया के घर वाले उसे पकड़कर जबरदस्ती उसके मुंह में हड्डी ठूस देते हैं, जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। बिरादरी उसे जाति से बाहर निकाल देती है। अब वो न घर का रहता है न घाट का। उसे वापस बिरादरी में लाने के लिए एक बड़ा प्रायश्चित और हवन का आयोजन होता है। गंगा जल और गाय के गोबर मूत्र से उसे पवित्र किया जाता है, उसे फिर से ब्राह्मण बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। बिल्कुल। इस प्रायश्चित के बाद माता दीन की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि ब्राह्मण बनने के बाद भी लोग उससे छुआछूत करते हैं, उसे शक की नजर से देखते हैं। और तभी उसे खबर मिलती है कि सिलिया का बच्चा, जो उसी का था, पैदा होते ही मर गया है। ये सुनकर माता दीन सारे बंधन तोड़ देता है। वो भागकर सिलिया की झोपड़ी में जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, मैं ब्राह्मण नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। ये तो जाति व्यवस्था के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये गोदान के सबसे क्रांतिकारी क्षणों में से एक है। यहाँ प्रेमचंद धर्म और जाति की परिभाषा ही बदल देते हैं। सही बात है। माता दीन कहता है कि असली धर्म जन्म से नहीं, कर्म से होता है। उसने प्रेम और कर्तव्य को जन्म पर आधारित पहचान से ऊपर रख दिया। वो सिलिया की उस टूटी फूटी झोपड़ी को देवी का मंदिर कहता है। वो सामाजिक मर्यादा को तोड़कर मानवीय गरिमा को चुनता है, जो होरी नहीं कर पाया। कहानी के आखिरी हिस्से में हम फिर होरी के पास लौटते हैं। उसकी जिंदगी का चक्कर अब पूरा हो रहा है। उसका भाई हीरा, जिसने उसकी गाय को जहर दिया था, सालों बाद घर लौट आता है। और होरी उसे बिना कुछ कहे माफ कर देता है, उसके परिवार को अपना लेता है। होरी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जिंदगी की एक इच्छा, एक लालसा अभी भी अधूरी है। एक गाय पालने की। वो गाय उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो उसके सम्मान, उसकी संपन्नता, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। एक ऐसी चीज जो उसे किसान होने का गौरव दिलाती। और अब वो अपने पोते मंगल के लिए एक गाय खरीदने की धुन में लग जाता है। अपनी उम्र और कमजोर सेहत के बावजूद सड़क पर पत्थर तोड़ने का काम शुरू कर देता है ताकि कुछ पैसे जमा कर सके। वो जेठ की चिलचिलाती धूप और लू में दिन रात काम करता है। शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन मन में बस एक ही धुन है, गाय। ये उसकी आखिरी लड़ाई है, अपनी गरिमा को पाने की एक आखिरी कोशिश। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम करते करते उसे लू लग जाती है। वो बीमार पड़ता है और उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। वो अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि उसका जीवन का सपना अधूरा ही रह गया। और यहीं पर कहानी का सबसे मार्मिक और सबसे क्रूर दृश्य आता है। होरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। गांव के लोग और पुरोहित इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, दादा चले, इनसे गोदान करा दो, तभी बेहतरनी पार होगी। मतलब कमाल की विडंबना है। जिस एक गाय के सपने के पीछे होरी ने पूरी जिंदगी लगा दी, वही सपना उसकी मौत के समय धर्म के नाम पर शोषण का एक जरिया बन जाता है। और उसकी पत्नी धनिया, जिसके घर में न गाय है, न बछिया और न ही एक भी पैसा, वो अपनी बची खुची सूतली बेचकर मिले 20 आने पैसे अपने मरते हुए पति के हाथ में रखती है और पंडित से कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और ये कहकर वो पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। होरी की आंखें पथरा जाती है। होरी की जिंदगी जिस एक अभिलाषा से शुरू हुई थी, उसी के क्रूर मजाक पर खत्म हो जाती है। वो 20 आने शायद भारतीय साहित्य का सबसे भारी बोझ हैं। होरी की ये अंतिम त्रासदी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उपन्यास में एक जगह डॉक्टर मेहता सोचते हैं कि क्या इन किसानों का देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है? क्या होरी का जरूरत से ज्यादा सीधापन, उसका त्याग और धर्म और मर्यादा का आंख बंद करके पालन करना,
ही उसे शोषण के इस चक्र में फंसाए रखता है। ये सोचने वाली बात है। होरी ने हमेशा दूसरों के लिए जिया, हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाया और अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि मरने पर भी उसे शांति नहीं मिली। गोदान सिर्फ एक किसान के मरने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर एक तीखा सवाल है जो इंसान को जीते जी भी पीसती है और मरते वक्त भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये सवाल उठाता है कि आखिर मर्यादा और गरिमा का वो कौन सा रूप है जो इंसान को आजाद करता है, और कौन सा वो रूप है जो उसे होरी की तरह जिंदगी भर की कैद दे देता है। और शायद यही सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।